नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और मैं हूं प्रीति नहार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा मोदी है तो मुमकिन है। इंफोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति ने कहा आजादी के बाद जीडीपी में दर्ज होगी सबसे बड़ी गिरावट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन। शुभारंभ से पहले ही बहा अप्रोच रोड, तेजस्वी ने साधा निशाना। राजस्थान के परिवहन मंत्री खाचरियावास को ईडी का नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय ने खाचरियावास और उनके पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस में मामले का नहीं है जिक्र। जैसलमेर से जयपुर लौटे कांग्रेस विधायक। सीएम गहलोत ने कहा बीजेपी की साजिश हुई नाकाम, राजस्थान में जीता लोकतंत्र। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। तेल की सप्लाई और लोन पर लगाई रोक। पाकिस्तान को दिए $1 बिलियन की मदद भी वापस मांगी। कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक बुधवार दोपहर को जैसलमेर से जयपुर पहुंच गए। कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक कई दिन से जैसलमेर के एक होटल में रुके हुए थे। वे एक उड़ान से बुधवार दोपहर जयपुर पहुंचे। फिलहाल वे यहां फेयरमाउंट होटल पर रुकेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक विधायक उसी होटल में जा रहे हैं जहां वे पहले रुके थे। वहीं पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। इस तरह का कोई रोष नहीं जताया गया है। सिर्फ एक ही बात पर है कि जिनको भी जो लोग दिल्ली में जिनको बात कहनी थी उन्होंने कह दी। अब उसके बाद में उन बातों को यहाँ रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। एक परिवार का हिस्सा की तरह सभी को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ईडी का नोटिस मुझे दे सकती है, बाकी नोटिस मुझे दे सकती है, लेकिन उन नोटिस की वैल्यू इसलिए नहीं है कि आप जो नोटिस वगैरह दे रहे हैं, ना मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है। आप किसी को भी बुला सकते हैं। ईडी तो एक ऐसी संस्था है जो किसी को बुला सकती है। मैं खुद जाऊंगा, जाकर उनसे बात करूंगा। अब जो नोटिस दिया उसमें कारण ही नहीं बताया, मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, क्या दिक्कत है, बात करूंगा। तो केंद्र सरकार के पास पावर है। ईडी केंद्र सरकार की, इनकम टैक्स केंद्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जाएंगे। केंद्र सरकार तो किसी को जेल भी भेज सकती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। होटल सूर्यगढ़ से सभी विधायक जो रुके हुए थे पिछले कई दिनों से, वो अब वापस जयपुर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर 4 लग्जरी बसों के जरिए इन सभी विधायकों को वापस से, यानी कि जब पहले ये सभी विधायक जब जयपुर में थे तब इनको जयपुर के दिल्ली रोड पर जो होटल है फेयरमाउंट, वहाँ रोका गया था। तो अब वापस से ही ये वो विधायक जब यहाँ आ गए हैं तो इनको वापस होटल फेयरमाउंट में ले जाया जा रहा है। साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट खेमे के जितने भी विधायक हैं, सचिन पायलट खुद हैं, वो सभी यहाँ पर वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में प्रदेश में गहलोत सरकार को किसी भी तरह का खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच जब ये सवाल उठता है कि इसके बावजूद, यानी कि जब सचिन पायलट खेमा पूरा आ गया है, पूरा सुलह हो चुकी है, तो ऐसे में अब बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ी है, यानी कि अब दोबारा से होटल में जाने की जरूरत क्या पड़ी है। तो साफ तौर पे विधायकों ने हमसे बात की तो उनका यही कहना था कि विधायक दल की बैठक होनी है, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। जो विधायक दल की बैठक होती है तो उसमें तमाम विधायक आएंगे, इसीलिए हम वापस होटल में रह रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम जो नेता है वो सब यहाँ पर राजस्थान जयपुर में आ चुके हैं। और दोबारा से, यानी कि बाकी दोबारा से आज शाम को भी दोबारा से विधायक दल की बैठक यहाँ पर की जाएगी। अब वापस जो विधायक बाकी जो आए थे, सचिन पायलट खेमे के जो विधायक थे, वो भी सब साथ में आ गए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में उनको भी बुलाया जाएगा, वो भी शामिल होंगे। और जिस तरह से कोई गिले शिकवे होंगे तो भी वो भी उसके सामने रख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते, मुखिया होने के नाते सभी को साथ चलने की जिम्मेदारी मेरी है, सभी को साथ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं सबसे बात भी करूंगा और जिस तरह जितना हो सके मेरे से किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में अब ये साफ हो गया कि राजस्थान में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को किसी भी तरह का खतरा अब नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामस्वरूप लामरोड, हमारे संवाददाता। रामस्वरूप, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, विधायक पहुंच गए हैं जयपुर में। जरा ये बताएं कि जो तलखियां थी खास तौर पर
जो अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट पर निजी टिप्पणी की थी और सचिन पायलट ने भी जब अभी कल बातचीत की तो इस बात का जिक्र किया और भाषा को लेकर एक सवाल उठाया है, उसके बाद क्या अभी दोनों में किसी तरह का कोई संपर्क, कोई संवाद हुआ है? क्या आपको तलखी कम होती दिख रही है या अब कांग्रेस के अंदर वापस तो आ गया है सचिन खेमा, लेकिन एक खेमे के अंदर एक खेमा बना रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में आज सुबह जब मीडिया से बात की थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि पुरानी बातों को अब भुलाया जाना चाहिए। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, परिवार में जो भी कुछ हुआ उसे अब याद नहीं करना है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों में हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप लगे, कई तरह की बातें आई सामने, मीडिया में अलग अलग बयान आए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री चाहते हैं और वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ उस सबको भुलाना चाहिए। हम सब एक हैं, परिवार है हमारा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया था और हम सफल भी रहे। जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि ये इस पूरे खेल के पीछे भाजपा थी, तो वो उसको जो है इस बार मौकी खानी पड़ी है और अब प्रदेश में सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, कहीं कोई खतरा नहीं है। आपसी मनमुटाव जो भी हुआ होगा उसे अब भुलाने की जरूरत है। हम इस पुरानी बात को जो है भुलाना चाहते हैं। इसमें कह सकते हैं कि फिर दोबारा से जो भी गिले शिकवे हुए तो दरकिनार रख करके एक साथ रहने की बात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रामस्वरूप इस सारी बातचीत के लिए। कांग्रेस विधायकों को वापस लाने जैसलमेर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की जीत हुई है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की साजिश की हार हुई है। लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है, उसमें जो हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया, 100 से अधिक विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक अपना आप में बहुत बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें, प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिलकर के। ये जीत जो है, ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, 70 साल के बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है। और अब भी मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र आने वाले सदियों तक कायम रहे, ये हमारा सपना रहेगा जिंदगी का। उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुट रहेगा। किसी कीमत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके पिता को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने सोमवार को प्रताप सिंह और उनके पिता लक्ष्मण सिंह शेखावत को नई दिल्ली बुलाया था, लेकिन दोनों के वहां नहीं पहुंचने पर ईडी ने मंगलवार को एक और नोटिस जारी करके उन्हें जयपुर ऑफिस बुलाया। हालांकि नोटिस में पूछताछ की वजह नहीं बताई गई है। ईडी का नोटिस मिलने पर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, उसके बावजूद भी मुझे नोटिस दिया गया और नोटिस में कारण भी नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा और बात करूंगा। केंद्र सरकार ईडी का नोटिस मुझे दे सकती है, बाकी नोटिस मुझे दे सकती है, लेकिन उन नोटिस की वैल्यू इसलिए नहीं है कि आप जो नोटिस वगैरह दे रहे हैं, ना मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है। आप किसी को भी बुला सकते हैं। ईडी तो एक ऐसी संस्था है जो किसी को बुला सकती है। मैं खुद जाऊंगा, जाकर उनसे बात करूंगा। अब जो नोटिस दिया उसमें कारण ही नहीं बताया, मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, क्या दिक्कत है, बात करूंगा। तो केंद्र सरकार के पास पावर है, ईडी केंद्र सरकार की, इनकम टैक्स केंद्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जाएंगे। केंद्र सरकार तो किसी को जेल भी भेज सकती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑपरेशन लोटस का ही ऑपरेशन करके बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है।
शिवसेना ने बुधवार को कहा कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की विफलता राजनीतिक घमंड की हार है। शिवसेना की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट की बैठक के बाद राजस्थान में राजनीतिक संकट के मैत्रीपूर्ण समाधान के संकेत मिल गए थे। इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने आशंका जताई थी कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आज़ादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि नारायण मूर्ति ने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार सकल घरेलू उत्पाद में आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी नेगेटिव ग्रोथ दिख सकती है। नारायण मूर्ति ने ऐसी एक नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रत्येक कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति हो। मूर्ति ने कहा कि भारत की जीडीपी में कम से कम 5% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हम 1947 की आज़ादी के बाद जीडीपी में सबसे बुरी नेगेटिव ग्रोथ रेट देख सकते हैं। नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि वैश्विक जीडीपी नीचे आ गई है, वैश्विक व्यापार डूब रहा है, वैश्विक यात्रा करीब करीब नदारद हो चुकी है। ऐसे में वैश्विक जीडीपी में 5 से 10% तक गिरने की आशंका है। मूर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगने के पहले दिन से ही उनका यही विचार रहा कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही जीवन जीने के लिए तैयार होना होगा। दरअसल विश्व की तमाम एजेंसियों ने आशंका जताई है कि कोरोना महामारी के कारण भारत की जीडीपी में 3 से 9% तक की गिरावट आएगी। हाल ही में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी। उसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि इस साल विकास दर में गिरावट की पूरी आशंका है। देश रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि जीडीपी 9.5% तक गिर सकती है। इकरा ने तर्क दिया था कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन जारी रहने से मई और जून में शुरू हुई आर्थिक सुधार की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ज़्यादातर विश्लेषकों का भी अनुमान है कि देश की जीडीपी में 5 से 6.5% तक की गिरावट आ सकती है। आइए आपको सुनाते हैं कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या कुछ कहा है। Real GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत बेहद गंभीर है। उनका दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
ब्रेन के क्लॉट को हटाने के लिए की गई ब्रेन सर्जरी के बाद से वो वेंटिलेटर के सपोर्ट पर है। आर्मी हॉस्पिटल के मुताबिक सर्जरी के बाद भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं दिख रहा। उन्हें अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है। सर्जरी से पहले 84 साल के मुखर्जी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि अस्पताल में किसी अन्य चेकअप के लिए गया था। जांच में मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हों वे टेस्ट करा लें और खुद को आइसोलेट कर लें। बता दें कि प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। वहीं बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें तीसरे स्टेज का एडवांस कैंसर है। वे अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। उनका परिवार जल्द ही इस बारे में जानकारी दे सकता है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 2 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद संजय दत्त 10 अगस्त को डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए थे। अस्पताल से वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हैं और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के सहारे से बताया कि वे काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूं। मेरे दोस्त और परिवार सब मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूं मेरे चाहने वाले परेशान ना हो और बेकार की कयासबाजी भी ना करें। आप लोगों के प्यार और दुआओं के लिए जल्दी ही मैं वापस लौटूंगा। बता दें कि संजय दत्त के पास इस समय कई प्रोजेक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संजय दत्त की सेहत को लेकर ट्वीट किया है और उनका हौसला बढ़ाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन संजय आप हमेशा ग्रेट फाइटर रहे हैं। आप इस बीमारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपका भला करे। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पुलिस की सख्ती भी देखने को मिल रही है, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या फिर कोई त्योहार। पुलिस कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में लगी है। भोपाल में पुलिस लोगों को सावधान करने का काम कर रही है। इसी के साथ लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। यहाँ देखा जा सकता है कि चाहे त्यौहार का दिन हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, लेकिन पुलिस पूरे समय ड्यूटी कर रही है। लोगों को देख रही है कि मास्क का उपयोग कर रहे हैं लोग। कोरोना के चलते जो है सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, एक वाहन पर ज़्यादा लोग सवार तो नहीं हैं या कोई जो है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी देखने को तो नहीं मिल रही है। इसको लेकर पुलिस यहाँ लगातार तैनात है, देखा जा सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मोहित चौबे हैं। क्या ये जो ड्यूटी है ये कोरोना के चलते लगातार कड़ी ड्यूटी पुलिस कर रही है? ये लगभग वही चल रहा है जो अभियान चल रहा है गवर्नमेंट का, रोको टोको अभियान। इसके तहत हम समझाइश दे रहे हैं मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का, तो वही अभियान चल रहा है। इसके तहत चेकिंग जारी है। क्या लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या अभी भी लोग लापरवाही बरतते हैं? कुछ लोग को अभी भी उनको समझा कि कई बार समझाया जा चुका है पर मानते नहीं है। पर बहुत सारे लोग जागरूक भी हो गए हैं, पर इसमें कमी आई है। फिर भी कोरोना के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लगातार तो बढ़ रही है, बस गवर्नमेंट का ही लगातार संख्या बढ़ रही है, पर लोग जागरूक ही नहीं हो रहा है। जो कुछ लोग हैं जो उनको कई बार समझाओ लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं उन पर, और बाकी लोगों को हम समझाई दे के छोड़ते जा रहे हैं। ये जो स्थितियां हैं लोगों पर कार्रवाई भी होती है। यहाँ देखा जा सकता है कि एक ऑटो से भी जो है लगातार उसको समझाइश भी दी जा रही है और उनसे वजह भी पूछी जा रही है कि क्या आवश्यक है लगातार घर से बाहर रहना। और ये इस तरह लगातार जो वाहन आ रहे हैं हर वाहन पर पुलिस नज़र रखे है और कहीं कोई गड़बड़ दिखता है तो उसको रोकती भी है। हम आपको बता दें कि इंदौर भोपाल सबसे ज़्यादा संक्रमित ज़िले हैं मध्य प्रदेश के और यहाँ करीब 2000 से ज़्यादा जहाँ इंदौर में एक्टिव केस अभी भी हैं,
तो भोपाल में भी हैं और लगातार हर दिन वो मरीजों की संख्या बढ़ रही है और प्रदेश में 41,000 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं और 1,050 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंचने को है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि बारिश के बीच सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। जवान अभी भी जंगलों में मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने मौके से 303 राइफल और बंदूक बरामद की है। सुकमा के चिंतलनार इलाके में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवान अभी भी उसी इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में कमलनाथ को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर बधाई संदेश के साथ ये पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में एक तरफ श्री कृष्ण की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह का भी नाम है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने सेना की ऐसी हालत नहीं की थी जैसी हो गई है। अर्जुन ने ऐसी हालत तो नहीं की थी सेना की जैसी हो गई है। पता नहीं छापने वाले ने छाप दिए शायद मिलन के साथ बिछोड़े, अन्यथा कभी इस रूप में तो नहीं छापते। कोरोना काल में रियल लाइफ हीरो बनकर उभरे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की है। सोनू ने गोरखपुर के पादरी बाजार इलाके की प्रज्ञा के इलाज का पूरा जिम्मा उठाया है। फरवरी में एक एक्सीडेंट में एक पैर का लिगामेंट फ्रैक्चर होने के चलते प्रज्ञा पिछले 5 महीने से दर्द झेल रही हैं। प्रज्ञा ने पिछले दिनों ट्वीट करके सोनू सूद को टैग करते हुए मदद मांगी थी, जिसके बाद सोनू सूद ने प्रज्ञा के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ देश भर में किसानों में नाराजगी दिख रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों अध्यादेशों को लेकर हरियाणा के किसान काफी मुखर नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान ने 15 अगस्त को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसान यूनियन के प्रधान ने कहा कि किसान काले झंडों के साथ डीसी ऑफिस के बाहर अध्यादेशों की कॉपी जलाएंगे। नौजवानियां जड़ी सरकार ने जो 3 अध्यादेश अभी जारी किए हैं, जो हर तरह से राष्ट्र विरोधी अध्यादेश हैं, उनका देश के किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। और 20 जुलाई को जो ट्रैक्टरों का प्रोग्राम हुआ था प्रदर्शन का, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हरियाणा और पंजाब में हुआ। और अब उसी मुद्दे पे 15 अगस्त का हमने दिन चुना है कि 15 अगस्त को काले झंडे लेके प्रदर्शन करेंगे और इन अध्यादेशों की प्रतियां जलाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या के बाद एएसपी अनित कुमार का तबादला कर दिया है। एक आईपीएस अधिकारी समेत 5 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें 4 पीपीएस अधिकारियों के नाम भी शामिल है। ट्रांसफर सूची में आईपीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा और पीपीएस अधिकारी अनित कुमार, नरेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेश्वर पांडे और मनीष मिश्रा का नाम शामिल है। पंजाब सरकार की तरफ से 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को स्मार्टफोन देने का जो वादा किया गया था, वो आज पूरा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पंजाब सरकार की ओर से आज 12वीं के छात्रों को स्मार्टफोन बांटे गए। इसी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्मार्ट कनेक्ट स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत राज्य के सभी 22 जिलों में मंत्रियों, विधायकों और डीसी की ओर से 15 से 20 छात्रों को स्मार्टफोन दिए गए। कैप्टन सरकार की ओर से कोरोना के प्रकोप के चलते बड़ा समागम नहीं किया गया। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कम बच्चों को ही बुलाया गया। अब ज्यादातर छात्रों को सरकार उनके घर तक फोन पहुंचाएगी। इसी साल नवंबर तक पंजाब सरकार की ओर से
छात्रों को 1,78,823 फोन बांटे जाने का लक्ष्य है। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल सादगी से मनाई जा रही है। मंदिर में भक्त जरूर कम है, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी उतना ही उत्साह है जितना हर साल होता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कन्हैया का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में पहुंच रहे हैं। सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों को आकर्षक रोशनी के साथ सजाया गया है। श्री कृष्ण की धरती मथुरा और वृंदावन में तो अलग ही उत्साह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से हर एक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जा रहा है ताकि घर बैठे ही लोग अपने आराध्य प्रभु के दर्शन कर पाएं। इस बीच देश भर में मंदिरों से फोटो और वीडियो आने लगे हैं, जहां भगवान कृष्ण को आकर्षक रूप में सजाया गया है और आरती भी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।